तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन देखो, जो म्यूचुअल वर्ड है वहां से पता चलता है हमें कि कोई दो कॉइल्स होंगी, उनमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। किसी एक कॉइल में हम चेंज करेंगे करंट को और दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगी। तो इस तरह के फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं हम इसको। जैसे मान लो हमारे पास एक ये कॉइल है, सोलेनॉइड है या इंडक्टर है, कुछ भी बोल सकते हो अभी आप इसको। इस कॉइल के साथ एक बैटरी लगी हुई है और वैसे ही जैसे हमने कल किया था, एक हमारे पास की है, दिस इज की के, दिस इज ए कॉइल, इसमें बैटरी लगी हुई है। अब जिस कॉइल में बच्चों बैटरी लगी होती है ना, उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी वो होती है जहां पर हम सोर्स ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो दिस इज ए प्राइमरी कॉइल। अब जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट अचानक से आएगा और वो जो करंट होगा दैट विल इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम। That current will increase with time during the time when during the switch is closed. अब जैसे कल हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, तो ड्यूरिंग दैट टाइम इसमें वो जो बैक ईएमएफ है और जो इंड्यूस करंट है वो आना ही आना है। इस कॉइल में वो चीज आएगी, मतलब इसकी सेल्फ इंडक्शन है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके सामने मैंने एक और कॉइल रख दी, ऐसे इसके बिल्कुल पास, इसके बिल्कुल सामने यहां पर हमने एक और छोटी सी कॉइल रख दी ऐसे। और इस कॉइल में बच्चे कोई बैटरी नहीं है, इसमें हमारे पास ना गैल्वेनोमीटर है टू चेक कि भाई इसमें इंड्यूस करंट आएगा या नहीं आएगा। और वो हमें पता है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अराउंड चेंज होगा, और ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है जी। अब जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे बच्चों, तो जो सेकंड वाली कॉइल है उसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कैसे? देखो, इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, हम थोड़ी सी बना लेते हैं यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगी और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, जब ये करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट सेंस में। देखो, जैसे ये ऐसे जा रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कब? व्हेन द करंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दूसरे वाले में जो करंट आया आई डैश, दिस करंट इज इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है जी। और इस फिनोमिना को बोला जाता है द फिनोमिनन ऑफ और इस फिनोमिनन को बोला जाता है फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब एक कॉइल में हम करंट को अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है। अब इसका एक और डायग्राम है। अगर सेम सर्किट में हम करंट को डिक्रीज करते, मींस जब हम इस स्विच को ओपन कर रहे होते उस टाइम पे ये करंट डिक्रीज होता। तो सेकंड केस है हमारा व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन द स्विच इज ओपन, तो क्या होगा, जब स्विच को ओपन करेंगे उसके जस्ट आफ्टर जो करंट आई था वो डिक्रीज होगा। पहले आई है, अब बाद में जीरो हो जाएगा जब आप इसको ओपन कर दोगे। तो देयर विल बी द डिक्रीज इन करंट, आई विल डिक्रीज। और मैं यहां लिख देता हूं कि जो आई है दैट इज द करंट इन प्राइमरी कॉइल और आई डैश इज करंट इन सेकेंडरी कॉइल। इसका नाम भी नहीं लिखा मैंने, तो अभी आपको पता चल गया कि ये जो दूसरी वाली कॉइल होती है जिसमें हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बच्चों, दैट इज ए सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी वो होती है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो इसमें क्या होगा, आई विल डिक्रीज व्हेन द स्विच इज ओपन, आई विल डिक्रीज। आई डिक्रीज होने से क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा और उसकी लेकिन जो सेंस होगी, उसके चलने की जो रोटेशन होगी वो सेम होगी। जैसे ये आई है क्लॉकवाइज आ रहा है हमारे पास, सेम डायरेक्शन में यहाँ पे आई डैश आएगा इन दैट केस। ठीक है, तो देन आई डैश इज सेट अप इन सेकेंडरी कॉइल in the same direction,
इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में ही आएगा एज दैट ऑफ आई। ये क्यों होता है? डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? डायरेक्शन डिसाइड करता है लेंस लॉ। ठीक है जी, तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम इसको अभी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। तो इट इज द फिनोमिनन in which an induced EMF is set up due to in second coil due to change in magnetic flux in first coil. When two coils are म्यूचुअली कपल्ड। हाँ, अब इस वर्ड को समझेंगे, म्यूचुअली कपल्ड का क्या मतलब है। देखो क्या होना चाहिए कि ये जो फ्लक्स है ना फर्स्ट कॉइल का, ये सेकंड के अराउंड होना चाहिए। अगर मैं ये सेकंड वाली कॉइल को काफी दूर रख दूं इससे, मान लो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, तो क्या होगा फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहीं पे रह जाएगा। उस केस में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अराउंड चेंज नहीं हो पाएंगी, फ्लक्स चेंज नहीं हो पाएगा, तब तो नहीं आएगा इंड्यूस करंट। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो इस कॉइल का दूसरी के अराउंड चेंज हो। मतलब इन दोनों के आपस में ना फ्लक्स की लिंकेज करनी होती है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली कपल्ड कॉइल्स। ठीक है, देखो क्या होना चाहिए। एक ये हमारे पास कॉइल है जिसमें हमारे पास बैटरी और एक की लगी हुई है, और ये दूसरी कॉइल है। ठीक है, जिसमें गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है बच्चे, एक्साई, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स अराउंड दिस ड्यू टू द करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल, है ना। जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है ना, वो इसके करंट के कारण होना है। वो जो ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। वो चीजें क्या है, एक तो ये है कि भाई इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा। दूसरा, करंट कितना ज्यादा है, ओरिजिनल करंट जो आई है वो कितना ज्यादा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वो आपको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से फिर क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। उस फ्लक्स के इंक्रीज होने से ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब फ्लक्स को तो आपने इंक्रीज कर दिया, ये बात सही है, करंट को बढ़ा दिया, फ्लक्स इंक्रीज हो गया। इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, तब भी फ्लक्स बढ़ जाएगा, ये चीजें ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बड़ा कर दिया, तब भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। बट द थिंग इज कि हमें फ्लक्स सिर्फ बढ़ाना नहीं है, उस फ्लक्स को दूसरी कॉइल के साथ लिंक भी करना है, मैक्सिमम कपलिंग करनी है आपस में। मींस जो इसका फ्लक्स है यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस कॉइल में से पास करे। तो उस केस में अगर हम मैक्सिमम कपलिंग करना चाहते हैं कि सारा फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो, तो एक हमारे पास जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि ये व्हाइट वाली कॉइल जो है बच्चों वो ऐसे बना दी जाती है। एक हम इनर कॉइल बनाते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो सेकेंडरी कॉइल इसके ऊपर ही बाउंड की जाती है, लाइक दिस। मतलब एक सोलेनॉइड के ऊपर दूसरा सोलेनॉइड, दूसरी कॉइल, तो इसको बोलते हैं कोएक्सियल कॉइल्स। ठीक है, कोएक्सियल, इनका एक्सिस सेम है। तो देखो इस केस में जो व्हाइट वाले के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसमें हम करंट अगर मान लो अप्लाई कर रहे हैं, तो उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ग्रीन में से भी निकलेंगी। तो इसमें जो म्यूचुअल कपलिंग होती है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अगर हम मान लो इस तरह से कर दे ओरिएंटेशन, एक ये कॉइल है, कॉइल नंबर 1 प्राइमरी, और सेकंड सेकेंडरी वाली कॉइल हमने ऐसे रख दी,
इसके 90 डिग्री पे। तो अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होना, अब म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यही रह जाएंगी। जितना मर्जी करंट बढ़ा दो, जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडरी के अराउंड देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस इस केस में जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो बाकी सब चीजों पे तो डिपेंड करता ही है, कॉइल के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे हमने लास्ट केस में पढ़ा था, लेकिन उसके साथ साथ इन दोनों की जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है कि वो पड़ी कैसी हुई है, उस पर भी डिपेंड करती है कि ईएमएफ कितनी जनरेट होगी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो कौन डिसाइड करता है इसको कि कितनी ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगी? फॉर दैट वी हैव कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कल हमने किया था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इसको बच्चों हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ जी, क्या बोलता है ये? देखो ध्यान से, बहुत इजी है। देखो सेकंड वाली जो कॉइल है बच्चे, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल। आई करंट जो है दैट इज करंट इन प्राइमरी कॉइल, फ्लक्स जो है हम सेकेंडरी का लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो कॉइल्स हैं। दिस इक्वेशन इज ट्रू कि भाई जितना ज्यादा हम करंट यहां पे बढ़ा देंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है। तो यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जो डिपेंड करता है इन कॉइल्स के पैरामीटर पर और इसके साथ साथ रिलेटिव ओरिएंटेशन पर भी, दैट इज एम। ठीक है, तो एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम बन गया फाई एस बाय आई पी, हम पी भी लिख देते हैं इसके यहाँ पे ताकि आपको पता चले। बेसिकली ये अभी हमारे पास डेफिनेशन होगी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब यहां पर ये दोनों चीजें डिफरेंट कॉइल्स की हैं। कल हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें एल था, वो एक ही कॉइल के लिए होता था, तो उसी का फ्लक्स होता था और उसी का करंट होता था। डेफिनेशन सेम है वैसे, बट यहाँ पर फ्लक्स सिंगल कॉइल का है, करंट भी उसी का ही है। लेकिन इस केस में हमारे पास दो कॉइल्स हैं, तो फ्लक्स सेकंड वाली कॉइल के साथ लिंक आपने देखना है और जो करंट है दैट इज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो दिस इज अ डेफिनेशन। बाकी बच्चों यूनिट सेम होंगे, फ्लक्स वीबर में है ना, और करंट हमारे पास एम्पेयर में है, और ये जो वीबर पर एम्पेयर होता है कल हमने इसको हेनरी बोला था, तो इसके भी यूनिट सेम होंगे, हेनरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ओके। अब यहां पर अगर हम ईएमएफ का फॉर्मूला लिखें बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, तो वैसे ही बनेगा। देखो ये बेसिक फॉर्मूला होता है डी फाइव बाय डी टी। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। कहां से आया था ये? इट वॉज फैराडेज लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके बच्चों, तो अब यहां पर फाई जो है वो फाई एस होगा, उसको हम यहां पुट करेंगे, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इसमें भी m कांस्टेंट है, जैसे कल l किया था, m कांस्टेंट है, बाहर आ गया और ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल ड्यू टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इसमें m जो है हेनरी में मिलेगा एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को डिफाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एम। देखो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, फाई इज इक्वल टू एम आई, दिस इज फाई एस, दिस इज आई पी, और यहां पर इफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पेयर देन फाई एस इज इक्वल टू एम। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, एल को बोला जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस और सिंपली इंडक्टेंस, इसको बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये कितनी कॉइल्स की होती है? 2 कॉइल्स की, ऑफ 2 कॉइल्स इज इक्वल टू, किसके बराबर आ रहा है? फ्लक्स के बराबर आ रहा है ना, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल when
द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जब प्राइमरी कॉइल में आप यूनिटी करंट पास करोगे तब म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स के बराबर होगा। जितना भी फ्लक्स उसके अराउंड आपने कर दिया, लिंक कर दिया, तो उसके बराबर हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस SI यूनिट इज हेनरी, याद रखना। और हेनरी की डेफिनेशन तो आप दे सकते हो, यू कैन डिफाइन इट। जैसे 1 हेनरी आपने लिखना है तो अभी मैंने बताया इट इज 1 वीबर बाय 1 एम्पेयर। मीन्स जब आप 1 एम्पेयर करंट पास करोगे फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी में जो फ्लक्स होगा वो 1 वीबर होगा, तो उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है या सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज 1 हेनरी। तो दिस इज द डेफिनेशन। अब हमें बात करनी है कि ये कौन से फैक्टर्स पे M डिपेंड करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑन विच M डिपेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जब आपको आएंगे इस टॉपिक में से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आएगा CBSE में खास तौर पे, तो वहां पर ये फैक्टर्स लिखे आएंगे ऑप्शंस के रूप में और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, चलो, तो कौन कौन सी चीजों पे M डिपेंड करता है। नंबर 1, ज्योमेट्री ऑफ 2 कॉइल्स, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है दोनों की। मीन्स साइज मतलब लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, दोनों के ऊपर ही। एंड नेचर ऑफ कोर। कोर क्या होता है? कोर वो होता है जिसके ऊपर हमने कॉइल को वाउंड किया होता है। वो जो अंदर सिलेंड्रिकल मटेरियल है उसके ऊपर हम इस तरह से कॉइल वाउंड करते हैं, ऐसे सोलेनॉइड बनाते हैं। वो जो अंदर वाली पर्पल कलर की रोड है दैट इज कोर। आयरन हो सकता है, ज्यादातर एयर भी होता है, लेकिन आयरन हो सकता है। आयरन के अलावा और कोई मटेरियल भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कोर। तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दूसरी कॉइल को दूर रखोगे तो फ्लक्स कम जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटिव प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, कि उनको रखा कैसे गया हुआ है। रिलेटिव प्लेसमेंट दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ 2 कॉइल्स। ठीक है, उनको आपस में हमने कैसे रखा है। अगर आपने 90 डिग्री पे रख दी 2 कॉइल्स, जैसे मैंने अभी बताया, एक ऐसे रख दी और दूसरी इसके सामने ऐसे रख दी, तो उस केस में देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ऐसे किया जाता है। देखो, हमारे पास AC सर्किट्स जो होते हैं, AC सर्किट्स में हमें कभी कभी क्या करना होता है कि इस कॉइल की करंट को चेंज करके दूसरे में वोल्टेज को जनरेट करना होता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट। तो जब ऐसा करना होता है तो हम एक के ऊपर दूसरी कॉइल को वाउंड करते हैं। और कभी कभी हमें क्या करना होता है कि एक ही सर्किट्स में 2 कॉइल्स यूज करनी होती हैं, उनकी सेल्फ इंडक्टेंसेस हमें चाहिए होती हैं, बट हम ये चाहते हैं कि वो आपस में म्यूचुअली जो है इंटरफेयर ना करें, मतलब वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ना आए। तो उस केस में हम सर्किट में उनकी जो प्लेसमेंट है वो इसी तरह से करते हैं। एक कॉइल इस ओरिएंटेशन में लगाते हैं, दूसरे उसके परपेंडिकुलर, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक नहीं करता, तो वहां पर जो M आता है वो नहीं होता, M 0 होता है उस केस में। ठीक है, तो अगर M 0 हो गया तो फिर वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली EMF है वो नहीं आएगी, सिर्फ अपनी अपनी सेल्फ इंडक्टेंस वाली EMF आती है। तो सर्किट्स में ये चीज आमतौर पे की जाती है। अगर आप अपने मोबाइल का चार्जर खोल के देखें, जो छोटी छोटी डिब्बियां आजकल बनी हुई हैं, उसमें आपको ये कॉइल लगी हुई नजर आ जाएगी और उनकी प्लेसमेंट्स भी आप नोट कर सकते हैं कि कैसे वहां पे रखी गई है। और द लास्ट पॉइंट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, व्हेन वन कॉइल इज वाउंड ओवर अदर। तो एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है? कॉमन एरिया, सिर्फ उस पे ही डिपेंड करता है। कब? इफ वन कॉइल इज वाउंड ओवर अनदर, जिसको हम कोएक्सियल सोलेनॉइड्स बोल रहे थे अभी। आपने एक ये छोटा सोलेनॉइड लिया और दूसरा वाला सोलेनॉइड उसके ऊपर बनाया, थोड़ा बड़ा बनाया। तो जब आपने बच्चों अभी फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना,
मान लो येलो वाले के अराउंड आपने फ्लक्स देखना है कितना है, तो उसमें बीच वाला एरिया ही आएगा। मान लो आपने इसमें से करंट दिया ना, करंट आपने इसमें से दिया पिंक वाली कॉइल में से, और आप देखना चाहते हो फ्लक्स येलो वाले के अराउंड कितना है, तो करंट अगर आपने अंदर दिया है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सिर्फ अंदर ही कन्फाइंड रहेंगी, छोटे वाले सोलेनॉइड के अंदर ही कन्फाइंड रहेंगी। लेट मी ड्रॉ, देखो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर अंदर रहेंगी ना, क्योंकि आपने करंट ही उसको दिया है, बाहर वाले येलो को तो करंट दिया ही नहीं। तो छोटा वाला जो कॉमन एरिया है मैग्नेटिक फ्लक्स, जब आप येलो का कैलकुलेट करोगे एरिया सिर्फ अंदर वाला लेना हमें, ठीक है। और इसके ऑपोजिट मान लो आपने करंट इसको दे दिया, येलो वाले को करंट दे दिया, उसको प्राइमरी बना दिया, और सेकेंडरी बना दिया हमने पिंक वाली कॉइल को, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में भी हमें अंदर वाला एरिया ही लेना है। क्यों? क्योंकि तब तो हम फ्लक्स ही अंदर वाली का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका फ्लक्स देखना है, उसके अंदर कितना फ्लक्स है, तो उसके अंदर फ्लक्स जब आप देखोगे तो एरिया फिर उसी का ही लोगे। तो दोनों ही केसेस में जो एरिया इंपॉर्टेंट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉमन वाला इंपॉर्टेंट है या स्मॉलर वाला इंपॉर्टेंट है, जो अंदर वाली कॉइल का एरिया है वही आएगा हमारे पास। तो इन फैक्टर्स पे ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m जो है वो डिपेंड करता है, इसको याद रखना, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। और अभी हम m का एक्सप्रेशन निकालेंगे कि m किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, n1 n2 म्यू नॉट, अभी नंबर ऑफ टर्न्स भी डिफरेंट रहेंगी, एक कॉइल की n1 दूसरे की n2। तो अभी हम कोएक्सियल के लिए, इसी केस के लिए ही m का एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। सीबीएसई में बहुत ज्यादा आती है, लेट अस सी, पंजाब बोर्ड में भी बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो लेट अस ड्राइव दिस फॉर्मूला। एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ two long coaxial solenoids। हाँ जी, क्या सिचुएशन है आपको नाम से पता चल रहा है, हमारे पास एक सोलेनॉइड ये है, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, और कोएक्सियल है, तो दूसरा वाला सोलेनॉइड इसके ऊपर हम बाउंड करेंगे, लेंथ सेम ले लेनी है हमने, लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली सेम, तो दूसरा वाला सोलेनॉइड इसके ऊपर बाउंड कर दिया हमने लाइक दिस। थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया ताकि हमें पता चले। तो वी हैव 2 सोलेनॉइड्स, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अब हम क्या करेंगे, हम m फाइंड करना चाहते हैं, m। तो m के लिए एक कॉइल को प्राइमरी मानना पड़ेगा, दूसरी को सेकेंडरी मानना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज हमने पहले इसको, दिस इज S1, इसको प्राइमरी मान लिया, सोलेनॉइड 1, एंड दिस इज सोलेनॉइड 2, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये जो येलो वाला है दिस इज प्राइमरी फॉर द फर्स्ट केस। हम सेकंड केस में इसको रिवर्स भी करेंगे और फिर देखेंगे क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, एंड दिस इज सेकेंडरी, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है जी। लेट L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, दोनों की लेंथ सेम है। उसके अलावा n1, n2 जो हैं दे आर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ S1 एंड S2, ठीक है जी। और म्यू नॉट तो आपको पता ही है, दैट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। हमें अब यहाँ पे जो कोर है ना, दैट इज एयर और वैक्यूम, तो म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट permeability of vacuum। चलिए, तो ये पैरामीटर्स हमारे पास हैं। अब बच्चों जिसको हमने प्राइमरी माना उसका मतलब हमने वहां पे करंट भेजा I, तो दिस इज I करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इसको हम I1 मान लेते हैं, I1 करंट, ठीक है। और ये I1 करंट यहां से ऐसे वापस आ जाएगा, इस तरह से I1 करंट चल रहा है। और ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। अभी हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स नहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, देखना
let I1 is the current through primary coil, ब्रैकेट में लिख देंगे से S1 को मैंने प्राइमरी मान लिया, उसमें से I1 करंट है। ओके, अब हमें दूसरी का फ्लक्स लिखना है। लेट M21 is mutual inductance of S2 ड्यू टू S1, ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है। 2-1 मतलब सेकंड वाले की म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको हमने सेकेंडरी माना ड्यू टू द करंट इन प्राइमरी, ऐसे हमने लिख लिया इसको। तो बच्चों M21 का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज द फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, φ2 फाइंड करना है कि सेकंड वाली कॉइल का फ्लक्स कितना है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब मुझे φ2 लिखना है। द फ्लक्स थ्रू S2, ठीक है, S2 इज φ2 इज क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ S2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न से, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न। कोई भी एक टर्न जो है उसकी, उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, उस फ्लक्स को आपने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो लेट अस सी भाई एक टर्न का फ्लक्स कितना है। ये S2 वाली टर्न में एक सिंगल टर्न यहाँ पे बना रहा हूं, ये बड़ी वाली व्हाइट वाली टर्न है ना। ओके, अब इसमें जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसमें कन्फाइंड है। देखो, ये छोटा वाला एरिया है ना, यहाँ पे हमारे पास जो येलो वाली कॉइल का एरिया है। तो क्योंकि करंट तो हम येलो वाली में से भेज रहे हैं, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड की, वो सारी अंदर कन्फाइंड रहती है। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसी एरिया में से निकलेंगी। मतलब ये जो बाहर वाला एरिया है ना, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो उसका जो कॉमन एरिया है, दैट एरिया इज, हम अभी कॉमन नहीं लिखते, हम उसको मान लेते हैं कि वो फर्स्ट कॉइल है। तो फर्स्ट कॉइल है वो S1, तो उसका एरिया A1 है, ठीक है। तो दिस इज द एरिया। जब हम इसका सिंगल टर्न का फ्लक्स भी लिखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वो अंदर वाला आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारी उसके अंदर है। तो लेट अस राइट दैट। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल इनटू एरिया A1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारी उसके अंदर है। और S2 की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? S2 की नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये N2 के बराबर। N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप टोटल फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम कैपिटल N2 लिख सकते हैं। कैपिटल N2 इज स्मॉल n2 टाइम्स L, है ना। तो दिस इज N2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं N2 टाइम्स L। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल S2। बस हो गया सॉल्व। अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो N2L इंटू B1 इज म्यू नॉट N1 I1 और साथ में A1। तो ये आपके पास फ्लक्स आ गया φ2। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बहुत इजी हो गया। M21 इज म्यू नॉट N1 N2 I1 L A1 डिवाइडेड बाय I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो आपके पास बचा बच्चों दैट इज M21 is called the mutual inductance of S2 due to S1। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास M21 का आ गया। अब हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब अब हम इसमें से करंट भेजेंगे, फर्स्ट कॉइल में से S2 में से करंट भेजेंगे और दूसरी वाली का फ्लक्स देखते हैं कितना निकलता है। देखो, तो लेट अस नाउ फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ M12 क्या हुआ? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 ड्यू टू S2। मीन्स अभी S2 जो है उसको प्राइमरी बनाओ, करंट उसमें से भेजो, और S1 जो है उसको सेकेंडरी मानो। ठीक है, तो डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। ये मेरे पास बड़ा वाला सोलेनोइड, दिस इज S2, ये छोटा वाला सोलेनोइड, उसकी अपनी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज S1।
लेकिन अभी जो करंट हमने भेजा I2 भेजा, मतलब दूसरी कॉइल में से हम करंट भेज रहे हैं, हमने जो अप्लाई किया उसको मैंने I2 मान लिया। और यहां पर फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलो दो हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, कलर वही रखते हैं व्हाइट वाला। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो है व्हाइट वाला दैट इज A2 बड़े वाले का, और अंदर वाले सोलेनोइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। ठीक है, ओके। अब बच्चों आपने करंट तो भेजा बड़े वाले में से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नो डाउट कि भाई सारी जगह रहेंगी, ये पूरे रीजन में रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट हमें किसका फ्लक्स निकालना है? हमें फ्लक्स निकालना है इसके थ्रू, मींस हमें φ1 निकालना है। तो जब आप φ1 लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरे की आएगी B2, बट एरिया सिर्फ उसका आएगा क्योंकि वो अंदर वाला छोटा एरिया है। तो इस केस में φ1 B2 टाइम्स A1 होगा। B2 कितना होगा? B2 वही μ0 N2 I2 टाइम्स A1। दिस इज द फ्लक्स ऑफ सिंगल टर्न। अब आपने जब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है सारे सोलेनोइड का, तो आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसकी नंबर ऑफ टर्न्स? हम फ्लक्स तो फर्स्ट वाले सोलेनोइड का फाइंड करना चाहते हैं, तो वो बन जाएगा N1 टाइम्स, ठीक है, दिस फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स यहां पे आएगा। तो डेफिनेशन फिर से वही है हमारे पास कि भाई जो M12 है दैट इज फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द करंट ऑफ सेकेंड। अभी ये फॉर्मूला बना, पहली कॉइल का जो टोटल फ्लक्स है वो आपके सामने है N1 μ0 N2 I2 A1। A1 मतलब कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या छोटा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A1 मींस छोटा वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का जो कॉमन वाला है। और I2 से हमने डिवाइड कर देना इसको, I2 कट गया। अच्छा, कैपिटल N1 को हम पुट कर सकते हैं N1 टाइम्स L, स्मॉल n1 ना, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास M12 आ गया। नाउ यू कैन सी बोथ द एक्सप्रेशंस कि कोएक्सियल सोलेनोइड्स के केस में जब हम एक के ऊपर दूसरा सोलेनोइड वाउंड करते हैं, बनाते हैं, तो उस केस में M12 जो आया है हमारे पास दैट इज इक्वल टू M21। अभी जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो भी यही था, यू कैन सी, देखो M21 में भी सेम ही फॉर्मूला है। इसमें भी जो एरिया हमें लेना है वो स्मॉल वाला लेना है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी ध्यान रखना, अगर आपको दो एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन दिए गए हैं इस केस में, तो आपने छोटा वाला एरिया कंसीडर करना हमेशा M21 या M12 को कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस इज द रिजल्ट कि ये दोनों कोफिशिएंट्स सेम होते हैं और इसको हम सिंपली M बोल देते हैं। कोएक्सियल के केस में हम इसको सिंपली M बोल देते हैं। ओके, अब सेकंड यहाँ पर एक केस बनता है कि अगर यहाँ पर कोई और कोर होती जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी μr है, ठीक है, μr इज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास M का वो बन जाता μ0 μr, एक ये फैक्टर आ जाता है साथ में N1 N2 A1 L। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अब देखो बच्चों, अगर दो सिंगल कॉइल्स भी हैं, एक ये सिंगल है मेरे पास कॉइल या लूप और एक ये लूप है, ऐसे दो पड़ी हुई है, इसमें मान लो करंट भेजा I, है ना, मैंने ये पहले भी एग्जांपल बताई थी आपको। तो इसमें इंड्यूस करंट आ जाना है। अगर तो आप इस करंट को बढ़ाओगे तो ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा I डैश, है ना। यहां पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही है क्योंकि ये भी दो कॉइल्स ही हैं, चाहे सिंगल सिंगल टर्न है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर भी हो रही है बच्चों। तो इस केस में भी आप वहां पर एक्सप्रेशन लिख सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और दूसरी चीज है, ये परफेक्ट कपलिंग की एग्जांपल है, ये वाली ओरिएंटेशन अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ी दूर पड़ी हुई है कॉइल। परफेक्ट कपलिंग के लिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्कुल उसके सेंटर में यहां बननी चाहिए। तो दिस इज परफेक्ट कपलिंग, परफेक्ट कपलिंग बोलते हैं इसको। अगर आपने एक कॉइल ऐसे रख दी और दूसरी ऐसे रख दी तो देयर इज नो कपलिंग, यहां कोई कपलिंग नहीं होगी, यही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अभी एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें ना एक बड़ी स्क्वायर लूप हमें दी गई है, उसकी साइड कैपिटल L है, और एक उसके अंदर छोटी लूप दी गई है, उसकी साइड स्मॉल l है, और ये कंडीशन गिवन है कि स्मॉल l जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल L। हमें
यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है इन बिटवीन दीज टू कॉइल्स, ठीक है, क्योंकि हम ये जो आउटर वाली लूप है उसमें से करंट आई पास करवा रहे हैं। अब उस करंट के कारण इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो जनरेट होने वाली है, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना आने वाला है, और उसके कारण ये जो अंदर वाली लूप है उसमें ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। तो वो जो ईएमएफ जनरेट होती है दैट इज गिवन बाय एम डी आई बाई डी टी, ठीक है, एम डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू एम। व्हाट इज एम? एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज कॉइल्स, दोनों की बात होती है इकट्ठी, उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। चलिए, तो एम को फाइंड करना बच्चों, तो हमें पता है कि जो एम है दैट इज एक्चुअली द फ्लक्स थ्रू द स्मॉलर कॉइल अपॉन करंट इन द बिगर कॉइल। तो बिगर कॉइल में जो करंट है वो आई है, और हमें फ्लक्स किस में से देखना है? इस छोटी वाली कॉइल में से। चलो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और ये नीचे हमारे पास करंट आ गया। अब यहां पर हमें देखना है कि इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस बिगर स्क्वायर लूप वो कितनी है, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है कि L इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल L, तो उसका मतलब है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना दैट इज यूनिफॉर्म। तो B इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कि हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, ये हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ज्यूम कर लिया, ठीक है। तो चलिए B फाइंड कर लेते हैं। देखो, ये स्क्वायर लूप है बच्चे, तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले ये जो सिंगल स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर लिखते हैं। तो ये पर डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये साइड L है तो ये डिस्टेंस हुआ L/2, और यहाँ पर ये एंगल्स हमें चाहिए होते हैं। ये एंगल 45 डिग्री बना इस साइड पे और 45 डिग्री बना इस साइड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 4πA साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। ये किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने लास्ट यूनिट में करी थी। लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये A है डिस्टेंस, और ये दो एंगल्स होते हैं, दिस इज φ1, दिस एंगल इज φ2, और ये करंट है, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड की? राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। अगर आप इस कंडक्टर को ग्रैस्प करने की कोशिश करोगे राइट हैंड से तो आपकी फिंगर्स अंदर जाएंगे एंड फील्ड इज इनवर्ड। तो वो सब हमें पता है। तो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। म्यू नॉट ऐसे ही आएगा, 4π एज इट इज आएगा, करंट आई है, डिस्टेंस A जो है यहाँ कैपिटल L/2 है, साइन φ1 मतलब साइन 45, दैट विल बी 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है जी। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगी, यहां लिख रहा हूं मैं इसके नीचे। तो ये बन गया म्यू नॉट, ये यहां कट गया 2, म्यू नॉट I/2π इंटू 2/√2, ठीक है, ये बना। तो 2 से 2 कटा, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I/π√2, ये B आ गया। एरिया, एरिया किसका लिया जाता है? एरिया स्मॉलर कॉइल का, क्योंकि हमें ना फ्लक्स देखना होता है। ये फ्लक्स जो होता है ना, इसके अराउंड कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, वहां से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चलती है, जैसे कि हमने अभी डेरिवेशन में देखा। तो M जो है यहाँ पर, A जो है वो एरिया होगा छोटी वाली का L², ठीक है, स्मॉल L², और करंट इज I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर इज म्यू नॉट L²/π√2। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दीज टू कॉइल्स। अब मान लो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं ऐसे, तो n नंबर ऑफ टर्न्स होती तो हम n से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास डिफरेंट आंसर आ जाता। सेम कॉन्सेप्ट को हम सर्कुलर लूप्स के लिए भी कर सकते हैं। यहां पर भी ये कंडीशन है R इज लेस देन कैपिटल R, तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई। इसमें अभी फिर से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है, दैट इज φ डिवाइडेड बाय करंट। φ मतलब फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, अंदर वाली जो कॉइल है, इनटू करंट, क्योंकि हम करंट बाहर से पास करवा रहे हैं तो ये करंट बाहर वाली का। चलिए, तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन I। अच्छा, इसमें अभी मैग्नेटिक फील्ड किसकी चाहिए? ये करंट जो है ये बड़ी वाली सर्कुलर लूप का करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी वाली के कारण होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? देखो, हमें पता है सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, गो टू द यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड होती है एट इट सेंटर। तो ये सेंटर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि सेंटर पर ही है, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ आ गया म्यू नॉट I/2R, ये B हो गया। एरिया, एरिया छोटी वाली का, जैसे यहाँ पर भी मैं छोटी वाली का एरिया L² लिया था,
यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन करंट आ जाएगा। तो आई से आई कैंसिल हो गया, ये आंसर है हमारा। तो दिस इज म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2r। एंड इफ हेयर ऑल्सो यू हैव n नंबर ऑफ टर्न्स लाइक दिस, तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद n। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। जब आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी, फिर आप ईएमएफ इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये फैराडे लॉ ही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल यू कैन फाइंड, उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हो। उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चाहिए होगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है बच्चे, दैट इज गिवन एज di/dt। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ना ऐसे कुछ दिया होगा, जैसे 5 मिली एम्पेयर पर सेकेंड, है ना। यूनिट देखो, एम्पेयर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में di/dt दिया होता है, m हम फाइंड कर लेते हैं या गिवन दिया होता है। m के यूनिट्स क्या होते हैं? m के यूनिट्स होते हैं हेनरी। फॉर एग्जांपल 10 मिली हेनरी, ये m हो गया। तो जस्ट यहाँ पे पुट करके वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर कॉइल ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इन द बिगर कॉइल। ठीक है, तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस के कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अब जो बच्चों हमने दो कॉइल्स मानी थी, एक हमने ये सोलेनॉइड माना, एक हमने ये सोलेनॉइड माना, और हमने देखा कि हम एक सोलेनॉइड में करंट को अप्लाई करते हैं, ऐसे कुछ वेरी करते हैं करंट। मैं यहाँ पे बैटरी के ऊपर ना ऐसे एरो लगा रहा हूं, मतलब वी आर वेरिंग द वोल्टेज एंड वेरिंग द करंट, वेरिएबल बैटरी है। तो इस करंट को वेरी करने से दूसरी वाली कॉइल में ईएमएफ जनरेट होती है, इसमें ईएमएफ आ जाती है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब जो ये वाली ईएमएफ है, it depends upon m. m is coefficient of mutual inductance जो हेनरीज में दिया होता है, and m depends ज्योमेट्री ऑफ दीज टू कॉइल्स, इस पे डिपेंड करता है कि कितनी टर्न्स हैं, कितनी लेंथ है, कोर क्या है, वोल्टेज कोर क्या है, इन चीजों पे। वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता, मतलब कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। बट इसके साथ साथ m ऑल्सो डिपेंड्स ऑन relative positions of two coils। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे पड़ी हुई है कॉइल, कुछ m होगा, और अगर हम कॉइल एक ऐसे रख दें और दूसरे इसके 90 डिग्री पे रख दें, लाइक दिस, तो इस केस में देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस केस में m 0 होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा m होता है अगर आप एक सोलेनॉइड ले लो, जैसे हमने अभी किया डेरिवेशन, उसके ऊपर हम एक कोएक्सियल सोलेनॉइड एक और बाउंड कर दें, तो उसमें m जो है वो लार्जेस्ट होता है। तो एक पैरामीटर है बच्चे हमारे पास विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा, पैरामीटर है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा, मतलब फ्लक्स एक का दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, फ्लक्स कहीं पर वेस्ट तो नहीं हो रहा, लीक तो नहीं हो रहा, सारा फ्लक्स उसके अंदर जा रहा है। तो इन चीजों को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, एंड दैट इज गिवन बाय k इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट L1 L2। अब ये चीजें क्या हैं? m इन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और L1 L2 क्या है? L1 इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 दूसरे की सेल्फ इंडक्टेंस है। L1 L2 हमें ऑलरेडी पता है कि वो सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल के अपना जो करंट है उसके चेंज होने से उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होती है वो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो L1 वो है। हाँ जी, तो बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में। तो लेट अस सी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये हमें बताता है कि दो कॉइल्स या दो इंडक्टर्स एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा कपल्ड हैं। मींस उसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ज्यादा जनरेट होगी उनमें, या सेल्फ इंडक्टेंस दोनों की अलग अलग रहेगी, क्या होगा ये हमें इसकी वैल्यू से पता चलता है। तो हम दो इंडक्टर ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, दीज आर टू इंडक्टर्स। अब बच्चों यहां पर एक में हमने करंट दे देना है, उसको प्राइमरी बोल देते हैं, दूसरी में हम करंट को नोट कर लेते हैं, वो सेकेंडरी कॉइल है। मान लो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। इन दोनों में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज गिवन बाय M। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है K दैट इज एक्चुअली इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट
L1 इंटू L2, ठीक है। अब जब M मतलब इन दोनों की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस फैक्टर के बराबर हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो K1 आ जाएगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं कि इनमें परफेक्ट कपलिंग है, परफेक्ट कपलिंग है जी, ठीक है। परफेक्ट कपलिंग का मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो जनरेट हो रही है दैट इज मैक्सिमम, और बिल्कुल भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लीक नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें K1 आएगा। अगर ये नीचे वाला ऊपर वाला M, अगर यहां पर M 0 हुआ, अगर M 0 हो गया मतलब म्यूचुअली कपल्ड ही नहीं है दोनों इंडक्टर, तो उस केस में K 0 आ जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू नो कपलिंग। कि अभी इनमें इस केस में क्या होगा कि इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो यहीं रह जाएगा, और दूसरी कॉइल थोड़ी दूर और इस एंगल पे रखी हुई है, उसके साथ फ्लक्स बिल्कुल लिंक नहीं करेगा और बिल्कुल भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फिनोमिना है वो नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नो कपलिंग। तो नो कपलिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉइल्स की ओरिएंटेशन है वो ये है, और परफेक्ट कपलिंग वाली जो ओरिएंटेशन है वो कैसी है, वो ऐसी है। एक कॉइल हमने ये लिया कोएक्सियल कॉइल्स, और दूसरा हमने उसके ऊपर उसके अंदर ले लेते हैं टाइटली वाउंड। एरियाज भी ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, मतलब इसका एरिया अगर A1 है और वाइट वाली कॉइल का एरिया A2 है तो दे आर इक्वल। A1 इज इक्वल टू A2 जब होगा, लेंथ भी इक्वल होगी, तो उस केस में K1 होता है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कपलिंग। अदरवाइज अगर कपलिंग इन दोनों की, दिस इज द एक्सट्रीम केसेस, और बाकी जितनी भी सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो सिचुएशन है उस केस में K जो होगा दैट विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है उसकी ये वैल्यूज होंगी। तो ये हमें यही बताता है कि दोनों कॉइल्स में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। ओके, अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एग्जांपल है कि हमारे पास दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं, एक ये है, सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है। इसका एरिया है A1, लेंथ है L1 और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, ठीक है। दूसरी कॉइल जो है वो ये है, उसका एरिया थोड़ा बड़ा है, दूसरी कॉइल का एरिया जो है दैट इज A2 एंड दिस इज गिवन दैट A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है। बाकी जो लेंथ है उसकी भी L1 ही है, मतलब दोनों लेंथ इक्वल हैं, लेकिन दूसरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज डिफरेंट, ठीक है। हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि अगर A2 इज ग्रेटर देन A1 है, मतलब एक कॉइल थोड़ी सी थिक है, थोड़ी सी मोटी है और दूसरी थोड़ी पतली है, उसमें स्पेसिंग है, तो उस केस में जो हमारे पास M होगा दैट विल बी लेस देन अंडर रूट L1 L2, और इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि K इज लेस देन 1। ये चीज हमें प्रूव करनी है, मतलब कोएक्सियल के केस में भी K लेस देन 1 होगा, और स्पेशल केस वो होगा K0 तब स्पेशल केस वो होगा K1 तब होगा जब ये दोनों एरियाज भी इक्वल होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो कैसे प्रूव करें, देखो L1 का फॉर्मूला हमें पता है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 स्क्वायर, एरिया A1 और लेंथ दोनों की इक्वल है इसलिए L1 लिख दिया मैंने, ठीक है। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल। दूसरी की म्यू नॉट N2 स्क्वायर, क्योंकि N1 N2 डिफरेंट है, एरियाज भी डिफरेंट है लेकिन लेंथ सेम है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A1 A2 L1 स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ले लेते हैं, हमें जो बनाना है अंडर रूट ले लेते हैं, तो म्यू नॉट बाहर आ गया, N1 N2 कॉमन आ गया, L1 बाहर आ गया और अंदर बचा A1 A2। तो दिस इज अंडर रूट L1 L2। ये सेल्फ इंडक्टेंस का हमने एक फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब जो M है बच्चे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, M इज गिवन एज म्यू नॉट N1 N2, उसमें एरिया जो होता है ना स्मॉलर वाला लेते हैं। ये हमने जब डेरिवेशन करी थी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट की, वी हैव कैलकुलेटेड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, तो एरिया जो होता है ना स्मॉलर वाला आता है, इसमें A1 आएगा, और इस A1 के साथ जो लेंथ आएगी दैट इज कॉमन, दैट इज L1। अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2,
तो लेट अस डू 1/2। जब आप ऐसे करेंगे तो m अपॉन अंडर रूट L1 L2 आ गया। ये m लिखा हमने पूरा, और ये L1 L2 का अंडर रूट ये है। तो ये फैक्टर सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये फैक्टर हमारे पास जो बचा दैट इज अंडर रूट A1/A2। अब आपको गिवन है A1 इज लेस देन A2, अंदर वाला एरिया छोटा है, तो इसका मतलब है कि m बाय अंडर रूट L1 L2 इज लेस देन 1। तो m इज लेस देन अंडर रूट L1 L2, ठीक है। तो इसमें परफेक्ट कपलिंग नहीं है। परफेक्ट कपलिंग तब होती है जब K 1 हो जाए, और वो कंडीशन क्या बनेगी आपको देखने से पता चल रहा है। अगर ये दोनों एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल होंगे तो ये फैक्टर 1 आ जाएगा एंड देयर विल बी परफेक्ट कपलिंग। तो उसके लिए अगर हमें कॉइल्स बनानी है तो इस तरह की बनाई जाती है कि एरिया का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो देन K इज वेरी नियर टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी।